आपको पता है इस वीडियो के एंड में ना एक अनाउंसमेंट है। हम आपके लिए एक बहुत स्पेशल चीज शुरू कर रहे हैं, बहुत स्पेशल। आई एम श्योर ये आपके लिए, सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो के एंड में जाके इस अनाउंसमेंट को जरूर सुन लीजिएगा। आजकल ना दो चीजों का परसेप्शन भैया बहुत खराब हो रखा है। जब भी हमको बैंक जाना हो तो दिमाग में क्या आता है, यार फिर से कोई मिससेलिंग ना हो जाए, कहीं वो हमको फिर से कुछ गलत प्रोडक्ट ना चिपका दे, वो पिछली वाली यूलिप का इंस्टॉलमेंट में अभी तक भर रहा हूं। दूसरा, अगर मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल जाना हो, वो नामी गिरामी ब्रांडेड हॉस्पिटल, पक्का यकीन होता है बिना कारण एक्सरे करवाएंगे, जबरदस्ती की दवाइयां लिखेंगे, और सबसे बड़ा डर बिना जरूरत के कहीं मेरी कोई सर्जरी वर्जरी ना कर दे, पता चला मेरा ऑर्गन ही गायब हो गया। इतना डर लगता है हमें हॉस्पिटल्स के नाम से। ये हमारा परसेप्शन है। क्या सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं? आज मैं डिस्कस करूंगा एक अलग तरीके के हॉस्पिटल चेन की, नारायणा हेल्थ की। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नारायणा हेल्थ बन गई हार्ट सर्जरीज की फैक्ट्री या हार्ट सर्जरीज की अमेज़न। एक सिंपल डेटा से शुरुआत करते हैं। आपको पता है ग्लोबल एवरेज कॉस्ट क्या है एक हार्ट सर्जरी की? दुनिया में अगर आप कहीं हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी करवाएंगे तो कितना खर्चा आएगा? 40 लाख के आसपास। इंडिया में अगर आप एक एवरेज हॉस्पिटल में बाईपास सर्जरी करवाएंगे तो आपका खर्चा आएगा 2.5 से 3 लाख। नारायणा हेल्थ में अगर आप बाईपास सर्जरी करवाएंगे तो वो सर्जरी 1 लाख रुपए से भी कम में हो जाएगी। कैसे कर पाता है ये नारायणा हेल्थ? क्या इसके पीछे है कोई डर्टी बिजनेस गेम या फिर है एक जीनियस माइंड? जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। वेलकम टू बिजनेस गेम्स एपिसोड 4। मुझे पता है आपको किस सवाल का जवाब चाहिए कि जब दुनिया में बाईपास सर्जरी की कॉस्ट 40 लाख है, भारत में 3 लाख है, तो नारायणा हेल्थ ये 90,000 से 1 लाख रुपए में कैसे कर लेता है? इतना सस्ता ये कर कैसे लेता है? 3-4 मेजर रीजन है, लेकिन पहला रीजन सबसे इंटरेस्टिंग भी है, और ये वो रीजन है जिसने ना सिर्फ भारत में नहीं, सारी दुनिया के हॉस्पिटल बिजनेस मॉडल को पूरी तरीके से और हमेशा के लिए बदल के रख दिया। अब नारायणा ने ना हमेशा जो चलन था, जो नॉर्मल प्रैक्टिस थी, उसका उल्टा किया। हमेशा जो चल रहा है उसका उल्टा। जैसे हॉस्पिटल्स के बारे में एक कॉमन चीज थी कि हॉस्पिटल्स में खर्चे कम रखो। अगर खर्चे कम रखोगे तो प्रॉफिटेबल जल्दी हो पाओगे, कम सर्जरी में मुनाफा कमा पाओगे, कम पेशेंट आए तो भी पैसा कमा पाओगे। खर्चे बढ़ गए तो पेशेंट्स कितने भी आए आपको मुनाफा नहीं होगा। ये कन्वेंशनल विजडम है। अब अगर आपको हॉस्पिटल्स में, चलते हॉस्पिटल के खर्चे कम करने हैं, तो सबसे बड़ा खर्चा एक चलते हुए हॉस्पिटल का क्या होता है? कंज्यूमेबल्स, यानी सिरिंज हो, बेडशीट्स हो, वो अलग है। ह्यूमन जो खर्चा होता है वो है डॉक्टर्स का खर्चा, डॉक्टर्स की सैलरी। तो कन्वेंशनल विजडम ये होती थी, सुपर स्पेशलिटी वाले जो डॉक्टर्स हैं, कोई हार्ट सर्जन है, कोई ब्रेन सर्जन है, ये डॉक्टर्स सैलरी भी बहुत लेते हैं, तो इनको फुल टाइम जॉब पे रखो ही मत। यानी जब कोई पेशेंट आया जिसको ब्रेन सर्जरी की जरूरत है या हार्ट सर्जरी की जरूरत है, तब शहर का जो डॉक्टर है उसके साथ टाई अप रखो, उसको फ्रीलांस बेसिस पे रखो। जब कोई पेशेंट है उसको बुला लो, वो सर्जरी कर देगा, और सर्जरी में जितना पैसा आपने लिया उसका एक परसेंटेज आप डॉक्टर को दे दो। इससे अगर पेशेंट नहीं आता तो आपको डॉक्टर को कोई फीस नहीं देनी, आपने डॉक्टर की सैलरी बचा ली। ये कन्वेंशनल तरीका है। लेकिन नारायणा कन्वेंशनल तरीके से चलता ही नहीं था। उसने इसका उल्टा कर दिया। उसने बोला मैं फ्रीलांस डॉक्टर्स नहीं रखूंगा, मेरे को सारे डॉक्टर्स फुल टाइम चाहिए। वो हार्ट सर्जन हो, वो किसी और चीज का सर्जन हो, वो कितना ही महंगा हो, मुझे डॉक्टर फुल टाइम चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि अगर मुझे पता है ना कि मेरे को डॉक्टर की सैलरी देनी ही देनी है, मैंने 5 लाख रुपए महीने में एक डॉक्टर रखा हुआ है, तो मेरी सेल्स टीम, मेरी मार्केटिंग टीम जाएगी और जा जाके पेशेंट्स को ढूंढ के लाएगी। अगर मुझे पता है कि मेरे पास डॉक्टर नहीं है, मेरी सैलरी पे कोई डॉक्टर नहीं है, तो अगर पेशेंट नहीं भी आया तो मेरा काम चल जाएगा। तो ऐसे में मेरी पेशेंट्स ढूंढने वाली टीम कभी अच्छा काम नहीं करेगी। अगर मेरे को डॉक्टर का खर्चा निकालना है ना, तभी मेरी पेशेंट्स ढूंढने वाली टीम, मेरी मार्केटिंग अच्छी होगी और मेरे पास पेशेंट्स आएंगे। इससे ना एक और बहुत बड़ी चीज बदल जाती है। मान लीजिए एक फ्रीलांस डॉक्टर है जिसका शहर के 2 हॉस्पिटल से टाई अप है, और वो हर महीने 2 हॉस्पिटल जाके थोड़ी बहुत सर्जरी करता है, और मान लीजिए 3 लाख रुपए महीना कमाता है।
तो नारायणा एक सिंपल चीज करता है कि आप 3 लाख रुपए महीना कमा रहे हो ना, अलग अलग हॉस्पिटल जाके, उसमें भी कोई गारंटी नहीं है। किसी महीने आप 5 सर्जरी करते हो, किसी महीने 10, किसी महीने 1 भी नहीं, और 3 लाख रुपए कमाते हो। ये फ्रीलांस छोड़ो, मैं आपकी सैलरी डबल करता हूं, आप महीने का 6 लाख रुपए कमाओगे, फिक्स्ड कमाओगे, कोई रिस्क भी नहीं। आप मेरे हॉस्पिटल में फुल टाइम आ जाओ। अब डॉक्टर की मंथली इनकम डबल हो रही है, वो क्यों नहीं आएगा? वो आ जाएगा। उसे यह भी पता है कि पेशेंट आए ना आए, मुझे 6 लाख रुपए तो मिलने ही हैं। अब नारायणा को पता है कि हमारे पास एक फुल टाइम डॉक्टर है, हम चाहें तो उससे 1 सर्जरी करवाएं, हम चाहें तो उससे 10 करवाएं या 50 करवाएं, हमको 6 लाख रुपए से ऊपर 1 रुपया नहीं देना है। अब सोचिए इस सिंपल मॉडल की ताकत। एक हॉस्पिटल चाहे 1 ऑपरेशन कराए, चाहे 50 ऑपरेशन करे, उसकी डॉक्टर वाली कॉस्ट 1 रुपए भी बढ़ने नहीं वाली है। यानी वो हॉस्पिटल पर सर्जरी कॉस्ट अपने पेशेंट से कम ले सकता है। वो पेशेंट से बोल सकता है कि आपको सबसे सस्ता ऑपरेशन कराना है तो मेरे ही हॉस्पिटल में मिलेगा। सबसे सस्ता कैसे? क्योंकि पर ऑपरेशन मुझे डॉक्टर को कुछ नहीं देना। बाकी हॉस्पिटल्स को हर ऑपरेशन अगर वो 2 लाख रुपए का कर रहे हैं तो उस पर 50,000 रुपए तो डॉक्टर को ही देना है। तो ऐसे में वो दाम घटाएं कैसे? लेकिन नारायणा उस डॉक्टर से 50-100 ऑपरेशन करवा रहा है, तो डॉक्टर की पर सर्जरी कॉस्ट बहुत कम हो जा रही है, जिस कारण वो अपनी सर्जरीज को सबसे सस्ते कॉस्ट में ऑफर कर पा रहा है। अब अगर सबसे सस्ती कॉस्ट मेरी है तो सबसे ज्यादा पेशेंट्स भी मेरे पास ही आएंगे। तो एग्रीगेट लेवल पे मैंने 10 गुना ज्यादा सर्जरीज कर ली, और डॉक्टर को तो मैंने दुगनी ही ज्यादा सैलरी दी ना, लेकिन सर्जरीज मैंने 10 गुना ज्यादा कर ली, क्योंकि प्राइसिंग कम थी इसलिए ज्यादा पेशेंट्स आ गए। अब यहां से तो फायदे की बात शुरू होती है, यहां से तो ये इंटेलिजेंट बिजनेस मॉडल शुरू होता है। अगर मैं सर्जरी ज्यादा कर रहा हूं, ये सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं सिर्फ पर सर्जरी कॉस्ट ऑफ डॉक्टर कम नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल सर्जरी की कॉस्ट कम कर रहा हूं। क्योंकि अगर मेरे यहां ज्यादा सर्जरीज हो रही हैं तो मैं बल्क में एनेस्थीसिया खरीद रहा हूं, मैं बल्क में इंजेक्शंस खरीद रहा हूं, मैं बल्क में वो बॉटल्स खरीद रहा हूं, जो भी कुछ एक सर्जरी में लगता है, कंज्यूमेबल्स, दवाइयां, एनेस्थीसिया, हर चीज मैं अब ज्यादा क्वांटिटी में खरीद रहा हूं। अगर मैं ज्यादा क्वांटिटी में खरीदूंगा तो मुझे बल्क डिस्काउंट मिलेगा। अब सोचो, दूसरे हॉस्पिटल के मुकाबले मेरी डॉक्टर की कॉस्ट कम, मेरी सारी जो सर्जरी में इक्विपमेंट लगते हैं, जो स्टेंट लगता है, पता नहीं जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं, सबकी कॉस्ट कम। यानी अब मेरी सर्जरी दूसरों से और ज्यादा सस्ती, मैं और सस्ते कॉस्ट में ऑफर कर रहा हूं। मैं और सस्ते कॉस्ट में ऑफर करूंगा, और ज्यादा वॉल्यूम आएगा, और ज्यादा पेशेंट्स आएंगे, मेरी कॉस्ट और कम होती जाएगी। ऐसे में कोई दूसरा हॉस्पिटल मुझसे कंपीट करे तो करे कैसे? अब हॉस्पिटल में दूसरी कॉस्ट क्या है? हॉस्पिटल बनाने की कॉस्ट। एक हॉस्पिटल अगर छोटा मीडियम साइज हॉस्पिटल भी बनाना है तो मुझे ऐसा अंदाजा है कि 40-50 करोड़ रुपए लग जाते होंगे, और 3-4 साल उस हॉस्पिटल को बनाने में लग जाते होंगे। अगर मैं इस कॉस्ट को पूरी तरीके से हटा दूं तो अब ये कॉस्ट कैसे हटेगी? अगेन इसके लिए भी नारायणा के पास एक तरीका था। हमेशा ना हर शहर में वो 1-2 ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जो लोकल डॉक्टर्स मिलके खोलते हैं। 4 डॉक्टर्स ने पार्टनरशिप कर ली और फिर वो मिलके एक हॉस्पिटल खोलते हैं। अब क्योंकि उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस नहीं है, बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं, तो वो हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, बहुत उम्मीदों से उसे खोला गया, लेकिन वो एफिशिएंट नहीं है। बाकी कॉर्पोरेट्स प्लेयर आके उससे कंपीट करने लगते हैं, और ये हॉस्पिटल जो लोकल डॉक्टर्स ने मिलके खोला है वो अक्सर लॉसेज में जाने लगता है, स्ट्रगल करने लगता है। तो नारायणा उस समय वहां पहुंचता है और बोलता है, आपने सब कुछ खड़ा कर रखा है, आपने इतनी मेहनत से हॉस्पिटल भी बनाया है, अब आपको इसमें हो रहा है लॉस, तो ये हॉस्पिटल आप हमको मैनेज करने के लिए दे दो, हम आपको ये हॉस्पिटल के बदले रेंट देंगे। तो आज तक हम जमीन के बदले रेंट देते थे, घर दुकान के बदले रेंट लेते थे। बेसिकली नारायणा दूसरों के हॉस्पिटल, शहर के अच्छे हॉस्पिटल्स दूसरों से रेंट पे ले लेता है। वो बोलता है, इतना आपने पैसा लगाया, बैंक से लोन लिया, 50 करोड़ रुपए आपने लगाए, अब आपको लॉस हो रहा है, आप ईएमआई नहीं दे पा रहे, हमसे आप हर महीने रेंट लो ना और अपनी ईएमआई पे करो, हॉस्पिटल हमको मैनेज करने दो, हम आपको इतना रेंट देंगे, जो प्रॉफिट हो रहा है, जो लॉस हो रहा है, वो हमारी जिम्मेदारी। तो इस तरीके से अब सोचिए, नारायणा को शहर का बेस्ट डॉक्टर्स मिल गए, क्योंकि वो डबल, उनकी कमाई का डबल पैसा उनको दे रहा था। तो पेशेंट्स एक तो अच्छे डॉक्टर से नारायणा की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। नारायणा को शहर का एक बड़ा हॉस्पिटल मिल गया जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जिसका नाम भी है, बस वो लॉसेज में है। तो नारायणा को बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, चीपेस्ट प्राइस,
जिस शहर में नारायणा जाता है, नारायणा उस शहर का सबसे प्रॉफिटेबल हॉस्पिटल हो जाता है और बाकी सारे हॉस्पिटल्स स्ट्रगल करने लगते हैं। अब ये बात टीयर 2, टीयर 3 सिटीज के लिए ज्यादा सही है, जो एकदम मेट्रोज हैं, जहां लोगों के पास परचेजिंग पावर है, जो महंगे 5 स्टार हॉस्पिटल्स में जाना चाहते हैं, तो वहां नारायणा कंपीट ही नहीं करना चाहता। अपोलो, फोर्टिस और ऐसे हॉस्पिटल से बहुत एग्रेसिवली वो कंपीट नहीं करना चाहता। ये सब कुछ क्रिएट किया दुनिया के सबसे पॉपुलर हार्ट सर्जन्स में से एक डॉक्टर देवी शेट्टी ने। बचपन में उनकी मदर की डेथ हो गई थी, क्योंकि उस समय वो उनकी हार्ट सर्जरी अफोर्ड नहीं कर सके थे। तब उन्होंने ये ठाना था कि वो एक डॉक्टर बनेंगे और हर किसी को अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे, लाइफ सेविंग सर्जरीज लोगों को अफोर्डेबल कॉस्ट में प्रोवाइड करेंगे। और उसका असर देखिए, वो खुद बताते हैं कि 26 साल पहले जब उन्होंने पहली हार्ट सर्जरी की थी तो उसकी कॉस्ट थी तब $2000, यानी 1.5 लाख रुपए। 26 साल पहले। 26 साल के बाद जब इन्फ्लेशन से हर चीज बहुत महंगी हो चुकी है, वो 1.5 लाख 2 लाख की सर्जरी की कॉस्ट आज बढ़ने के बजाय घट के 1 लाख रुपए हो गई है। 26 साल की इन्फ्लेशन ने इस पे 1 रुपए की भी महंगाई की मार पड़ने नहीं दी। जब मैंने कुछ हॉस्पिटल्स की एनुअल रिपोर्ट पढ़ी ना, तो बड़ी अजीब सी चीजें डिस्कस करने को मिलती है, और ये पढ़ के ना एज अ नॉर्मल ह्यूमन मुझे हॉस्पिटल से डर लगता है। कैसी बातें होती है पता है, कि हम चाहते हैं कि एवरेज पर्सन हमारे हॉस्पिटल में उसका स्टे है अभी 4 दिन, वो बढ़ के 5 दिन हो, ताकि हमारा एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट बढ़ सके। सोचिए, सुन के डर लगता है ना। एक बार एक डॉक्टर ने मुझसे कहा कि वो एक लोकल हॉस्पिटल में काम करते हैं, जहां डॉक्टर्स को कमीशन मिलता है अगर वो पेशेंट्स को आईसीयू में भर्ती करवाएं और आईसीयू में वो ज्यादा दिन रख पाए। सोचिए, किसी डॉक्टर को कोई हॉस्पिटल कमीशन दे रहा है पेशेंट को आईसीयू में लाने का। ये कोई हर डॉक्टर ऐसा करता है या हर हॉस्पिटल करता है ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा करते हैं जिसके कारण हम सबसे डरने लगते हैं। तो ऐसे में ना, नारायणा जैसा एक हॉस्पिटल बहुत सुकून देता है कि ऐसा भी होता है, हर कोई हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं है। तो सोचिए, फिर से वही नारायणा हेल्थ की सब कुछ उल्टा करने की आदत। हर हॉस्पिटल पीछे पड़ा हुआ है कि कैसे हम एक पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा दिन हॉस्पिटल में रख सकें ताकि उससे ज्यादा कमा सकें। डॉक्टर देवी शेट्टी ने सोचा कि नहीं, यह गलत है। एक पेशेंट से एक हॉस्पिटल को सबसे ज्यादा कमाई कब होती है? सर्जरी वाले दिन, जिस दिन उसकी सर्जरी हो रही है। वो हो गई, उसके बाद वो किसी प्राइवेट वार्ड में है और आपको रूम का किराया और थोड़ी बहुत मेडिसिन का किराया मिल रहा है, लेकिन वो पेशेंट सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है जिस दिन उसकी सर्जरी हुई। सर्जरी में सबसे ज्यादा किसी हॉस्पिटल की कमाई होती है। तो हमको किसी पेशेंट को जबरदस्ती ज्यादा दिन हॉस्पिटल में नहीं रखना है। हमारा काम एज अ हॉस्पिटल बेड्स भरना नहीं है, वो एक होटल का काम है। एज अ हॉस्पिटल हमारा काम है ऑपरेशन थिएटर को भरना। एक हॉस्पिटल में ना इलाज होता है, ऑपरेशन होता है, तो वहां से कमाओ। होटल जैसे लोगों को रूम में रख के कमाना ये सही नहीं है। अगेन, उल्टा सोचना। और इसका असर यह हुआ कि बेड्स की ऑक्यूपेंसी को भूल जाइए, ऑपरेशन थिएटर ऑक्यूपेंसी में नारायणा अपने पीयर्स से सबसे आगे है। डिस्क्लोजर, मैं अभी नारायणा हेल्थ में इन्वेस्टेड नहीं हूं, मुझे वो एक्सपेंसिव लगता है, तो ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना एनालिसिस करिए। ऐसा नहीं है, ये मैंने आपको कुछ अच्छी चीजें बताई, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें सब कुछ अच्छा ही है, उससे अच्छा बिजनेस कोई है ही नहीं। तो आपको अपना रिसर्च पूरा करना है। इस वीडियो के साथ मैं थोड़ा परसेप्शन ये भी चेंज करना चाहता था कि पहले 3 जो मेरे बिजनेस गेम्स के वीडियोस हैं, चाहे वो जियो पे हो, वो बायजूस पे हो, वो क्लब महिंद्रा पे हो, हमेशा इस सीरीज से मैं कुछ नेगेटिव ही बताना चाह रहा हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फोकस है कुछ ऐसा बताना जो हमको नजर नहीं आता, जो छुपा हुआ है, जो डिफरेंट है और जो उस बिजनेस को सक्सेसफुल बना रहा है। तो इफ इट्स एनीथिंग इंटरेस्टिंग, एनीथिंग क्लेवर, एनीथिंग दैट्स अननोन, वो बिजनेस गेम सीरीज में कवर होता रहेगा। तो ये तो था हॉस्पिटल बिजनेस के बारे में। अगर आप डायग्नोस्टिक बिजनेस के बारे में पढ़ना चाहते हैं कि डॉक्टर लाल कैसे कमा रहा है, थायरोकेयर कैसे कमा रहा है, ये बिजनेसेस क्या अलग कर रहे हैं, और इसी तरह इन डेप्थ और हट के इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो हमारी रिसर्च टीम ने रेसिपी में एक इन्वेस्टमेंट इनसाइट, एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की है डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री पे। इसका एक्सेस आपको मिल जाएगा फिनोलॉजी 1 सब्सक्रिप्शन के साथ, जो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं।
साथ ही अगर आप फार्मा इंडस्ट्री के बारे में इन डेप्थ जानना चाहते हैं कि बल्क ड्रग्स क्या होते हैं, एपीआईज क्या होते हैं, जेनरिक्स, ब्रांडेड बिजनेसेस क्या होते हैं और कौन सी कंपनी कौन से थेरेपेटिक सेगमेंट में स्ट्रांग है, इन डेप्थ अगर आप फार्मा सेगमेंट को जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा क्वेस्ट का फार्मा इंडस्ट्री के लिए बनाया गया कोर्स। इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी ही लेके आऊंगा अगला वीडियो बिजनेस गेम्स पे। आप कमेंट करके मुझे यह भी बता सकते हैं कि अगला वीडियो आप क्या चाहते हैं मैं किस कंपनी पे करूं। तो वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि एक अनाउंसमेंट है। हम लोगों को ना बहुत सारे इंस्टाग्राम मैसेजेस आते हैं, यूट्यूब कमेंट्स आते हैं, डीएम्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं, बहुत हर जगह मैसेजेस आते हैं फाइनेंशियल क्वेरीज के कि मेरा ये गोल है, मैं 5 साल बाद इतने पैसे कमाना चाहता हूँ, मेरे पास लोन है, मैं कैसे उसको रिस्ट्रक्चर करूँ। हर तरह की फाइनेंशियल क्वेरीज आती है। सबको इकट्ठा करके ट्रैक करके जवाब दे पाना हर बार पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वो तरह तरह की जगहों पे आती है, कई बार मिस हो जाती है। इसका एक बढ़िया सॉल्यूशन हमने निकाला है। आपको बस ट्विटर पे जाना है, माय फिनोलॉजी को टैग करना है और अपना पर्सनल फाइनेंस सवाल पूछ लेना है अलॉन्ग विद द हैशटैग इन्वेस्ट विद फिनोलॉजी। और मैं और मेरी रिसर्च टीम आपके सारे पर्सनल फाइनेंस क्वेरीज को किसी भी तरह की, चाहे वो लोन हो, इन्वेस्टमेंट हो, म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक्स हो, आपके सवाल के ज्यादा से ज्यादा आंसर्स देने की कोशिश करेंगे। इससे एक बेनिफिट और होगा, अगर ईमेल पे हम जवाब देते हैं ना तो एक इंसान की मदद होती है, वो सवाल और कई लोगों के पास भी हो सकता है। तो अगर ट्विटर पे आप ये सवाल पूछें और हम जवाब दें तो हो सकता है कई और लोगों को अपना सवाल भेजने की जरूरत ही ना पड़े। और इससे ऑनेस्टली हमारी टीम का भी टाइम बचेगा कि हम सेम सवाल का जवाब 4 अलग अलग लोगों को नहीं दे रहे हैं, एक ही बार में वो सबको मिल जा रहा है। तो ट्विटर आईडी अब आपकी स्क्रीन पर है। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।